नमस्कार जी। हमारे साथ आज सिन्हा जी हैं, केशवी सिन्हा। वैसे आमतौर पर हमारे साथ जुड़ती रहती हैं। आज हम बात करेंगे कि 23 पार्टियों ने मिलकर जो सीजीआई को, सूर्यकांत जी को भेजा है लेटर, और इलेक्शन कमीशन पर एसआईआर को लेकर जो सवाल उठाए हैं, जो फेयरनेस चुनाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि क्या असल में जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल हारते हैं उसकी वजह इलेक्शन कमीशन है, एसआईआर है, या फिर जो धांधली है ये सब है, या फिर उनकी नीति है। आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सिन्हा जी, आपका स्वागत है। और धन्यवाद दीपक। तो दीपक, जैसा कि आपने बताया कि 23 पॉलिटिकल पार्टीज ने सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, उसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करती हूँ कि 23 पार्टीज प्लस वन हाँ। इंडिपेंडेंट एमपी ने भी लेटर लिखा है। और इसमें जो मुझे सबसे अनूठी बात लगती है वो ये है कि डीएमके और और आम आम आदमी आदमी पार्टी। पार्टी, जो कि अभी कुछ टाइम से इंडी ब्लॉक के साथ तकरार में थी। आम आदमी पार्टी ने, जैसे कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में है, वहां उन्होंने आयुष्मान भारत को लागू किया है। उस पे भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि आपने बीजेपी की बी पार्टी बन गए हैं, आप ये हो गए वो हो गए। डीएमके भी अभी तमिलनाडु चुनाव के बाद से थोड़ी कमजोर। ट्रिप थी उनके बीच में कांग्रेस के साथ। और अभी जब लास्ट मंथ उनकी मार्च में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्च में उनकी बैठक थी इंडी ब्लॉक की, उसमें ये दोनों पार्टियां नहीं गई थी। पर अभी जो पिटीशन गई है, जो लेटर गया है, उसमें इन दोनों पार्टियों की भी साइन है। तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हो सकता है इंडिया गठबंधन वापस से एकजुट हो रहा है। नहीं, जैसे आपने सही कहा, 8 जून को ये उनकी जो है मीटिंग हुई थी। उसमें हाँ, आज डीएमके मिली और जो। आम आदमी पार्टी, डीएमके का मामला तो हम समझ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में टीवीके के साथ अब कांग्रेस है, और इसी के चलते नाराज होकर डीएमके ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ा है, डीएमके ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी, अभी पंजाब में चुनाव चल रहा है, चुनाव होगा आने वाले समय में, इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक मजबूरी के चलते आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर वो वहां पर बैठते हैं, एक साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वहां पर सीट बंटवारे में या सीट देना पड़ सकता है। और अभी मौजूदा वक्त में सरकार है, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों झुके। पश्चिम बंगाल में देखा कि कैसे नतीजे आए, विपरीत रहा, और अंत फूट में पड़ी। अंत में ममता बनर्जी को राहुल गांधी के पास जाना पड़ा, जो एक वक्त में अपनाने को तैयार नहीं थी। सबसे बड़ी रोड़ा, सबसे बड़ी रोधक और सबसे बड़ी निषेध करने वाली जो ममता बनर्जी थी, वो राहुल गांधी के पास भी गई, ये भी हमने देखा। तो क्या 2029 की तैयारी में राहुल गांधी लगे हुए हैं, और अब उनके आसपास, उनके लेवल में कोई भी विपक्ष में नेता नहीं बचा। दीपक, देखिए, मेरा सबसे पहले सवाल ये आता है कि विपक्ष में नेता कौन बचा है। हम राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बात एक समय पे देखते थे कि जब 2014 के चुनाव हुए थे, 19 तक में भी ये था कि चलो पार्टी एक विपक्षी दल के रूप में हम राहुल गांधी को देखते थे, कांग्रेस को देखते थे। अभी वो भी नहीं बचा है ठीक से। विपक्षी दल में हमारे पास नेता कौन बचे हैं? जितने भी विपक्षी दल में नेता राज्यसभा या लोकसभा में, आधे से ज्यादा भाजपा में आ चुके हैं, सत्ता दल में आ चुके हैं अपनी पार्टी। अब टीएमसी में, अभी अभी जैसे टीएमसी बंगाल में विपक्ष बनती, उसमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई है कि जो ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके रहते हुए इतनी बड़ी फूट पड़ी है कि उनको ही पार्टी से हटाया गया है। पार्टी से जैसे निकाल दिया गया। पार्टी से निकाल दिया गया। जैसे हम चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उसमें देखेंगे तो रामविलास जी के जाने के बाद हुआ। हम्म। इनमें तो रहते हुए हो गया, उद्धव जी की पार्टी शिवसेना में उनके रहते हुए हो गया। तो तो ये तो बात मेरी उठती कि राहुल गांधी के बराबर में कोई विपक्ष नहीं है। मेरा मान लिया देश में विपक्ष ही कितना स्ट्रांग बचा है। हाँ, जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, देश में महंगाई है, पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर में चोरी का मामला है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की जरूरत विपक्ष के द्वारा होनी चाहिए थी, लेकिन एसी के कमरों में बैठकर राजनीति करना चाहते हैं ये नेता। 8 जून को इस जैसे वो बैठे, होटल में बैठे, एसी जनार्दन कमरों नहीं में पा बैठे। पाएंगे। जनादेश आप नहीं पा सकते एसी के कमरे में बैठ के, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा।
और साथ ही अब सरकार को घेरने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष उन पे कर नहीं पा रहा है, घेराव नहीं कर पा रहा है, हमारी विपक्ष की कमजोरी है। पर अगर मैंने आज ही ये चीज जानी है कि विपक्षी दलों ने लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर टू द पाकिस्तान को जो लेटर लिखा है, अब उससे विपक्ष को साधने का सरकार को मौका मिल गया है, और साधना भी चाहिए। ये गलत चीज हुई है, आपको ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए था। मुझे एक एनसीपी के ही वहाँ पर महाराष्ट्र में एक विधायक हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आप यदि सर्च करें कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का जो कानून है वो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, कुरान के तहत चले भारत का कानून, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठा पाए इंडिया ब्लॉक के नेता। वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए कि कैसे मुद्दों को बनाया जाता है। और ये नेता, इसमें आपको किस किस का नाम देखकर आपको लगा कि भाई इसका नाम नहीं होना चाहिए था, जो ये प्रस्ताव भेजा गया शांति के लिए? विनोद झा, आरजेडी। लेकिन पार्टी तो फिर वही है ना। तेजस्वी यादव जी ने सबसे ज्यादा सवाल उठाया था ऑपरेशन सिंदूर, जिस टाइम पर सीज फायर किया गया था, पूरे विपक्ष ने सवाल उठाया। तेजस्वी यादव जी ने बहुत सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुलाए, और उन्हीं की पार्टी का नेता कर रहा है, उन्हीं का प्रवक्ता कर रहा है, साइन करके दिया है। देश तो ये तो फिर आप तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो मतलब आप इतनी, वो पहलगाम में मरे हुए लोग भूल गए, आप पुलवामा के सैनिक भूल गए, अभी उनकी चिता कटी नहीं हुई, और आप लेटर भेज दिए पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, हम पानी भेज दें, हम शांति कर ले। क्या बात कर रहे हैं? वही चीज मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पाकिस्तान के द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि पाकिस्तान के भी इसमें नेता हैं, करीब 100 प्लस के आसपास में इसमें सिग्नेचर हैं, नाम हैं, तो सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, और फिर ये कहेंगे कि हमारे देखो लोग हमें वोट नहीं देते, एसआईआर है, ये है, वो है? क्या लगता है आपको? अगर पाकिस्तान के इसके अंदर हम इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं तो हम क्या माने कि आरजेडी पाकिस्तान से मिली हुई है? क्या माने हम कि पाकिस्तान से मिली हुई है? ये तो अपने ऊपर वो लोग अपने आचरण पे सवाल उठा देते हैं। उसके बाद फिर ये लोग का मानना है कि भाई हम तो वोट से नहीं जीते। देखिए दीपक, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, हर पार्टी में अपनी अच्छाई बुराई है, पर मेरा ये सवाल है कि जहां बीजेपी जीत जाती है केवल वहीं क्यों वोट चोरी होता है, जहां बीजेपी हारती है वहां पे वोट चोरी नहीं होती है। अभी टीएमसी बंगाल के चुनाव से पहले जो बंगाल के चुनाव हुए थे उसमें भाजपा हारी थी, 77 के आसपास उनके 70 प्लस कुछ सीट आई थी, 100 से नीचे रही थी। उसमें टीएमसी जीती थी, कांग्रेस हारी थी, तब कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया कि वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। बीजेपी जीत जाती है वहां धांधली होती है। ये क्या बात? सिन्हा जी, मैं पता है, मैं जब राज्यों राज दर राज्य विपक्ष के पार्टीज जब चुनाव हारती हैं तो मैं क्या देखता हूं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे खुशी मिलती होगी, क्योंकि आप ऐसे देखें कि ममता बनर्जी एक वक्त में अपनाने को तैयार नहीं थी राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन पंजाब के किला यदि बच जाता है तो फिर वो डटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये चुनाव के बाद पता चलेगा। और अभी आप भगवत मान पर आरोप लग रहे हैं, देख रहे हैं उस पर कि कैसे उन पर बेदबी का कुछ आरोप लगा है। अब क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को ये अपनाएंगे ये नेता? देखिए दीपक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी देश में कोई भी दल इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि वो विपक्ष कहला पाए, और इसका मुख्य कारण है कि हमारे जितने भी विपक्षी दल साथ में आए हैं, इन लोगों की आपस की ही रंजिशें खत्म नहीं होती। अगर आप एनडीए को देखेंगे, अपने सत्ता दल को देखेंगे, उसमें भी कई सारे दल है, भाजपा अकेली सत्ता में नहीं है, जेडीयू है, एलजेपी है, बहुत सारे दल हैं, कई सारे क्षेत्रीय दलों के तो मुझे नाम भी नहीं याद हो, पर वो लोग साथ में है। अगर किसी भी एक दल के नेता से कुछ होता है, उससे बाकी दल बचने की कोशिश करते हैं, उसकी निंदा कर देते हैं। पर इंडी गठबंधन में ऐसा नहीं है, इसमें आपस की ही रंजिश, इंटरनल रिफ्ट खत्म नहीं हो रही, और जब तक वो खत्म नहीं होंगे बाहरी दुश्मन से कैसे लड़ेंगे आप? कैसे सत्ता पक्ष से लड़ेंगे जब आपकी आपस की ही रंजिशें खत्म नहीं होती? देश में इतने मुद्दे थे,
नीट का मामला था, नीट का मामला राहुल गांधी उठा भी रहे हैं। अभी रिसेंट में राम मंदिर चोरी चढ़ावा का मामला चल रहा है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान के लोगों की फिक्र हमारे देश में रह रहे नेताओं को होने लगा? तो ये भी तो एक प्रश्न है ना कि आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का चुनाव रणनीति देखिए, वो 2400 घंटे चुनाव की नीतियों पर काम करते हैं। सिर्फ उनका हर एक फैसला लगता है कि चुनाव के लिए ही लिया गया है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं तो भी वही वो अपने सारे फैसले लेते हैं, चाहे वे प्रधानमंत्री हो, चाहे वे किसी एक राज्य में कोई निगम पार्षद हो। वह कभी ये नहीं देखेंगे कि जैसे दिल्ली में मैं निगम पार्षद हूँ और मेरा चुनाव, मान लीजिए भाजपा का दिल्ली प्रदेश कमेटी है, दिल्ली के चुनाव खत्म हुए वो काम बंद कर दे, वैसा कभी नहीं करेंगे। वो किसी और स्टेट में चुनाव होगा उसके बारे में काम करेंगे। भाजपा में जो उनका पीआर सेक्टर है, जो उनकी चुनावी रणनीतियां स्ट्रेटजीज है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ये चीज एक ऐसी है जो विपक्षी दलों को सत्ता दल से सीखनी चाहिए। यही प्रथा तो हमें मुझे लगता है कि बीजेपी ने ही शुरू किया कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब उस जगह पर पहुंचने लगे हैं जहां पर चुनाव होता है। पूरे बीजेपी के जो तमाम नेता होते हैं वहीं पर मौजूद होते हैं जिस राज्य में चुनाव होता है। जैसे मुझे याद है कि पिछले जब दिल्ली के चुनाव हुए थे उस समय मैं स्कूल में थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली बुलाया गया था रैली करने के लिए, और उसकी वजह से हमारे यहाँ से सीट भी भाजपा को गई थी। वैसे ही मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ जी को हैदराबाद भी भेजा गया था, वहां पे भी उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। स्ट्राइक हम रेट जो योगी जी का है हैदराबाद, वो काफी अच्छा है। हाँ, तो पर कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में ये चीज मैं ना देखती नहीं हूँ उतनी। मैंने कभी नहीं देखा है कि दिल्ली के चुनाव में भगवंत मान आए, या मैंने नहीं देखा है कि दक्षिण में भी कई राज्य हैं कि कांग्रेस भाई अपना कोई मुख्यमंत्री दूसरे चुनाव में भेजे, पता नहीं। बट ये चीज है जो कांग्रेस और विपक्षी दल है ना हमारे, वो स्ट्रेटेजी में लैग कर जाते हैं। क्या लगता है आपको कि किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में लगाना सही है? क्या ये संवैधानिक है और क्या ये संसाधनों की मिसयूज जो कहते हैं वो नहीं है क्या? देखिए दीपक, इसके ना फिर दो फैक्टर होंगे। अगर हम लीगल देखें तो संविधान में कहीं ये चीज नहीं लिखी है कि आप नहीं जा सकते। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर मैं एक लेकिन प्रदेश ये भी नहीं लिखा है कि आप जा सकते हैं। ना लिखा है जा सकते हैं, ना लिखा है नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पर फिर अगर मोरल वैल्यू से बात आ जाए तो चुनाव में तो मोरल वैल्यू पूछते ही है। जितना धन खर्च होता है, जी जितनी चीजें खर्च होती है, फिर उसमें तो बहस ही बेकार है कि वो बहुत लंबा एक बहस का विषय है। वोट मतलब पैसे देके वोट खरीदना तो दूसरी बात है। चुनाव में रैलियों में जितना संसाधन खर्च होता है, जितने पैसे खर्च होते हैं, और तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से लगे। पर मैंने अत्यधिक भारी चीज देखी है, जो काला धन होता है वो चुनावों में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लिया जाता है, क्योंकि इसका हिसाब हाँ, नहीं लगाया जाता। हिसाब नहीं लगाया जाता, कैश बांटना है। जैसे मैं अभी आपने बिहार का चुनाव देखा, आपका नेटवर्क सही नहीं है शायद। तो जैसे आपने बिहार का चुनाव देखा, बिहार के चुनाव के वक्त करीब 61 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 6 जीत कर आए। महाराष्ट्र में 16 विधायक हैं कांग्रेस के। पश्चिम बंगाल में अभी रिसेंट में जो चुनाव खत्म हुआ है उसमें 2 विधायक हैं कांग्रेस के। तमिलनाडु में 6 विधायक हैं कांग्रेस के। मतलब 4, 5, 3, 2, मतलब कहीं पे ऐसे समझ लीजिए कि 10 2 डिजिट में काफ़ी जगहों पर नहीं है कांग्रेस। तो क्या वो सही से नहीं लड़ पा रहे हैं और एसआईआर का मुद्दा बीच में ले आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति चेंज करनी चाहिए? आप यदि एक युवा पत्रकार के तौर पर देखें तो क्या लगता है आपको, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? सड़क पे आना होगा। सड़क पे आने का मेरा मतलब ये है कि आप प्रोटेस्ट की सिर्फ करिए, आपको आना पड़ेगा। जैसे पिछले जब बिहार चुनाव हुए थे, पिछले बिहार चुनाव 2025 होने से पहले, तो राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन में थे, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में थी। तो राहुल गांधी जी एक बार भी नहीं बिहार विजिट किए। ये किस तरह की रणनीति आप लगा रहे हैं? जब आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो कैसे आप एक बार विजिट भी नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों? आपको एटलीस्ट काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं,
कांग्रेस के, उनके ऊपर एक बार यह आरोप लगा है कि वह सबसे अधिक चुनाव एज राष्ट्रीय अध्यक्ष हारे हैं। आप इस तरीके से देखें ना सिन्हा जी, इस तरीके से देखिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और उस चुनाव में हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर, तमाम टीएमसी के नेताओं पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और हम अभी देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं और लेकिन लेटर लिखने वक्त में एक साथ में लिखते हैं। तो क्या ये रणनीति जनता नहीं देख रही क्या? आम आदमी पार्टी ऑफिशियली इंडिया ब्लॉक से एग्जिट नहीं हुई है, न टीएमसी एग्जिट हुई थी। आप एक गठबंधन में रखते हैं, जनता को पता है गठबंधन में है, फिर आप एक दूसरे लगाते हैं, तो जनता को अपने बेवकूफ समझा है। या तो आप साथ रहिए या तो साथ नहीं रहिए। इसका क्या मतलब है कि आप साथ भी रहेंगे फिर ना। एक मैं बिहार क्षेत्र से आती हूँ, हमारी एक कहावत है कि मिलजुल के रह ना, जुदा होगा ना, तेरे बात कहाँ। इनकी वही हमारे विपक्षी दलों की कहानी, उन्हें साथ भी नहीं रहना, उन्हें अलग भी नहीं रहना, पर साथ रहना। ये हिपोक्रेसी की राजनीति विपक्ष के द्वारा चल रही है और इस पर तो हम बातचीत करते रहेंगे। आपकी नेटवर्क जो है शायद सही नहीं है और सही से आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं पहुंच रही है। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में और बातें रखेंगे। धन्यवाद दीपक, मुझे के लिए।